नमस्कार। आज इस वीडियो में हम काव्य गुण के बारे में पढ़ेंगे और ये जो टॉपिक है इसके ऊपर मेरे पास काफ़ी समय से रिक्वेस्ट आ रही थी कि मैं इसके ऊपर एक वीडियो बनाऊं। और आज देखिए मैं आपके सामने काव्य गुण के ऊपर एक वीडियो लेकर आ गई हूं। जो काव्य गुण है ये हिंदी साहित्य का ही एक ग्रामर का व्याकरण का विषय है। तो ये जो भी आपकी कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स होते हैं और साथ ही साथ ये आपके आरबीएससी के 12th के सिलेबस में भी इंक्लूडेड है। तो ये सभी के पर्पस से यानी सभी तरह की परीक्षाओं के लिए उपयोगी है वीडियो। तो इसको ज़रूर देखिए और साथ ही साथ यही कहूँगी कि वीडियो को अच्छे से समझने के लिए, इस टॉपिक को अच्छे से समझने के लिए वीडियो को पूरा ज़रूर देखिए। और वीडियो अच्छा लगा तो लाइक, कमेंट व शेयर ज़रूर कीजिए और आगे और भी नोटिफिकेशंस को पाने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिए। तो बिना किसी देरी के अब हम विषय की ओर बढ़ते हैं और जो विषय है वो है काव्य गुण। सबसे पहले हम जानेंगे कि काव्य गुण क्या है। काव्य गुण एक ऐसा विषय है जब हम कविताओं की रचनाएं पढ़ते हैं, जो काव्य रचनाएं हम पढ़ते हैं उसमें जो उसका गुण होता है, जो उसका विशेष धर्म होता है उसके बारे में हम जानते हैं। जैसे जिस प्रकार मनुष्य के शरीर में शूरवीरता, सच्चरित्रता, उदारता, करुणा, परोपकारी आदि मानवीय गुण होते हैं, यानी इंसान के नेचर पे डिपेंड करता है कि कैसे उसके अंदर गुण विद्यमान है। ठीक उसी प्रकार काव्य में भी प्रसाद, ओज और माधुर्य गुण आते हैं। ये उनके अंदर, काव्य के अंदर उनके गुण होते हैं और इन गुणों को हम अच्छे से एक्सप्लेन करेंगे और अच्छे से समझेंगे आगे वीडियो में। अतः जैसे चारित्रिक गुणों के कारण मनुष्य की शोभा बढ़ती है, यानी जैसे जिसके अंदर जो गुण होते हैं उसकी वजह से उसकी शोभा बढ़ती है, वैसे ही काव्य में भी इन गुणों का संचार होने से उसके आत्म तत्व रस में दिव्य चमक सी आ जाती है। यानी जो कविता का अर्थ होता है, जो उसका आत्म तत्व होता है और जो उसके रस होते हैं वो और भी ज्यादा सुंदर प्रतीत होते हैं। तो ये जो काव्य गुण है इसके ऊपर अलग अलग मुनियों ने, अपने अलग अलग संप्रदायों ने अपने अपने विचार प्रस्तुत किए हैं। तो हम इन सभी विचारकों के बारे में मानेंगे। वैसे तो हम जो सिलेबस में पढ़ते हैं वो 3 गुण पढ़ते हैं, प्रसाद गुण, ओज गुण और माधुर्य गुण, ठीक है। लेकिन कई विद्वानों ने 10 भी माने हैं, कईयों ने सिर्फ 3 ही माने हैं और कईयों ने कुछ और भी माने हैं। तो जो मेन सबसे ज़्यादा आपके सिलेबस में है, जो सबसे ज़्यादा आचार्यों ने, जिनका जो मेजॉरिटी जो मत मिला है वो इन 3 गुणों को मिला है, जिसमें है प्रसाद, ओज और माधुर्य गुण। विचारकों के बारे में जान लेते हैं कि सामान्यतः आचार्य वामन द्वारा प्रवर्तित रीति संप्रदाय को ही गुण संप्रदाय भी कहा जाता है। आचार्य वामन ने गुण को स्पष्ट करते हुए स्वरचित काव्यालंकार सूत्रवृत्ति ग्रंथ में लिखा है। यानी जो वामन जी ने रचना की है जिसका नाम है काव्यालंकार सूत्रवृत्ति, उसमें उन्होंने कहा है कि काव्या शोभायाः कर्तारि धर्माः गुणाः तद्दिश्यते स्वलंकाराः, अर्थात शब्द और अर्थ के शोभा कारक धर्म को गुण कहा जाता है। वामन के अनुसार गुण काव्य के नित्य धर्म है और जो वामन है उन्होंने कहा है कि जो काव्य के गुण है ये उनके नित्य धर्म है, ये इनका कर्म है, ये इनके धर्म है, ये इनको करना ही है। इनके अनुपस्थिति में काव्य का अस्तित्व असंभव है। यानी अगर ये नहीं होंगे तो जो काव्य का जो अर्थ है वो असंभव है। तो सबसे पहले इनके जो अलग अलग ऋषियों ने और जो मुनियों ने अपने भेद प्रस्तुत किए वो इस प्रकार है कि गुणों के भेदों का निरूपण सर्वप्रथम आचार्य भरत मुनि द्वारा स्वरचित नाट्यशास्त्र ग्रंथ में किया गया था। ये सब अलग अलग है। अभी हम वामन के बारे में जान रहे थे, अब यह भरत मुनि, जिसमें नाट्यशास्त्र में उन्होंने कहा है कि उन्होंने 10 गुणों को स्वीकार किया है। श्लेषः प्रसादः समता समधि माधुर्य मोज पर सोकुमार्यमम अर्थस्य च व्यक्ति उदारता च कांतिश्च काव्यस्य गुणाः दशेते हैं। अर्थात काव्य में निम्न 10 गुण होते हैं जिसमें श्लेष, प्रसाद, समता, समाधि, माधुर्य, ओज, पद, सौकुमार्य, अर्थ, व्यक्ति, उदारता और कांति। ये 10 गुण भरत मुनि जी के अनुसार माने गए हैं। आगे आचार्य भामा ने काव्य के 10 गुणों को स्वीकार किया भरत मुनि के ही अनुसार, परंतु उन्होंने प्रसाद व माधुर्य गुण की सर्वाधिक प्रशंसा की। उन्होंने भी इन 10 गुणों को ही माना है, लेकिन सबसे ज्यादा उन्होंने जो प्रशंसा की है वो माधुर्य और प्रसाद गुण की है। भामा के बाद आते हैं दंडी। दंडी ने भी भरत मुनि के अनुसार ही काव्य के निम्न 10 गुण माने हैं और जिसमें उन्होंने कहा है कि काव्य में श्लेष, प्रसाद, समता, माधुर्य, सुकुमारता,
अर्थ, व्यक्ति, उदारता, ओज, कांति और समाधि, ये 10 गुण होते हैं और ये 10 गुण वे धर्मी मार्ग के प्राण माने जाते हैं तथा इनकी विपरीतता गौड़ी मार्ग में देखी जाती है। छात्र देखो, ज़्यादा आपको कंफ्यूज होने की ज़रूरत नहीं है कि इतनी कठिन कठिन लैंग्वेजेस में लिखा है। आपको मेन 3 चीज़ें क्लियर होनी चाहिए, लेकिन हम जिस चीज़ के बारे में पढ़ा रहे हैं आपको, उसकी हिस्ट्री भी आपको नॉलेज होनी चाहिए। और इसका मतलब ये नहीं कि आप इनको बिल्कुल ही इग्नोर कर दें। एटलीस्ट 2 या 3 रचनाकारों के बारे में तो आपको पता होना चाहिए कि किसने कितने माने हैं, कितने काव्य गुणों को माना है। ठीक है, तो दंडी के बाद आचार्य वामन ने मुख्यतः 2 प्रकार के गुण स्वीकार किए और वामन ने कहा है कि शब्द गुण और अर्थ गुण, उन्होंने 2 ये गुण माने हैं। पुनः इन दोनों गुणों के पूर्वोक्त 10-10 श्लेष, प्रसाद, समता आदि स्वीकार कर कुल 20 गुण स्वीकार किए, यानी शब्द के और अर्थ के दोनों के 10-10 करने पर टोटल 20 होते हैं। वामन के पश्चावर्ती आचार्यों में आचार्य भोजराज, रचना सरस्वती कंठाभरण ने सर्वाधिक 48 गुण, 24 शब्द गुण, 24 अर्थ गुण स्वीकार किए हैं। इन्होंने शब्द गुण को बाह्य गुण तथा अर्थाश्रित गुणों को आभ्यंतर गुण कहा था। ये देखा, सबके अलग अलग मत हैं। ठीक है, जो इनके मत हैं और जो इनकी रचना है उनको मैंने हाईलाइट कर रखा है, आप अच्छे से समझ सकते हैं। प्लस आपके पास नोट्स अवेलेबल है, आप डाउनलोड करके अपनी लैंग्वेज में भी साइड बाय साइड लिख सकते हैं। आगे आचार्य मम्मट ने स्वरचित काव्य प्रकाश रचना में 3 गुण स्वीकार किए हैं, जो है प्रसाद, ओज और माधुर्य, जिनके बारे में आज हम पढ़ेंगे। आचार्य विश्वनाथ ने भी स्वरचित साहित्य दर्पण रचना में इन 3 गुणों प्रसाद, ओज व माधुर्य को ही स्वीकार किया तथा इसके बाद पंडित राज जगन्नाथ ने भी रस गंगाधर रचना में उक्त तीनों गुणों को स्वीकार किया। देखिए छात्रों, आप ये भी मत सोचिए कि बिल्कुल ही बेकार चीज़ है मैं जो आपको समझा रही हूँ, क्योंकि आपको सिर्फ ये 3 चीज़ें पता होनी चाहिए, वो क्लियर होनी चाहिए। दोबारा कह रही हूँ, आपको हिस्ट्री क्लियर होनी चाहिए किसी भी चीज़ के बारे में पढ़ने से पहले, तो ये आपकी नॉलेज के लिए भी ज़रूरी है। और वो 3 है प्रसाद, ओज और माधुर्य गुण। पहला हमारा है प्रसाद गुण, सबसे सरल गुण है ये देखते ही आप पहचान जाते हैं। यानी मैं इन शॉर्ट में बताऊं तो ऐसी रचना है जिनको देखते ही आपको उसका अर्थ समझ आ जाए, जो डायरेक्टली आपसे कही गई है, जिसके अंदर कोई दूसरा अर्थ नहीं है, कोई भावार्थ नहीं है, जैसी वो पंक्तियां वैसे उनका मीनिंग है, वो आपके प्रसाद गुण। यानी सबसे ईजी जो काव्य रचना है मेरी तरफ से, जो मैं अपना इन शॉर्ट में बताती हूँ। आगे मैं क्लियर कर देती हूँ कि ऐसी काव्य रचना जिसको पढ़ते ही अर्थ ग्रहण हो जाता है, वह प्रसाद गुण से युक्त मानी जाती है। अर्थात जब बिना किसी विशेष प्रयास के काव्य का अर्थ स्वतः ही स्पष्ट हो जाता है, उसे प्रसाद गुण युक्त काव्य कहते हैं। जैसा कि मैंने अभी आपको एक्सप्लेन किया कि ऐसी रचना जो आपको पढ़ते ही समझ आ जाए, बहुत मुश्किल भाषा नहीं है, किसी तरह का शब्दों का मुलम्मा नहीं चढ़ा हुआ है, कठिनाई नहीं हो रही है आपको समझने में, डबल मीनिंग नहीं दे रखे कि इसका आंतरिक अर्थ कुछ और है, बाह्य अर्थ कुछ और है, मतलब कुछ और है। ठीक है, तो वो प्रसाद गुण से युक्त होती है। दूसरा, स्वच्छता एवं स्पष्टता प्रसाद गुण की प्रमुख विशेषताएं मानी जाती हैं। प्रसाद गुण ऐसे धुले हुए वस्त्र के समान होते हैं जिसमें जल सहजता से व्याप्त हो जाता है, अथवा वह ऐसी सूखी लकड़ी के समान है जो तत्काल ही आग्रहण कर लेती है तथा उसको फैला देती है। यानी इंस्टेंट समझ आ जाता, आपको पढ़ते ही वो समझ आ गया। नेक्स्ट, प्रसाद गुण चित्त को व्याप्त और प्रसन्न करने वाला होता है। जो प्रसाद गुण होगा वो चित्त को, आपके मन को व्याप्त, एक्साइटेड करने वाला और खुश करने वाला होगा। यह समस्त रचनाओं और रसों में रहता है। ये ज़्यादातर रचनाओं में प्रसाद गुण देखा जाता है, और ज़्यादातर की बात हो रही है, सारी नहीं बात हो रही, और ज़्यादातर रसों में ये रहता है। इसमें आए शब्द सुनते ही अर्थ के द्योतक होते हैं, और जैसा कि मैंने बताया कि इनको पढ़ते ही आपका जो शब्द का अर्थ है वो आपको क्लियर हो जाता है। आगे भिखारी दास ने प्रसाद गुण का लक्षण इस प्रकार प्रकट किया है कि मन रोचक अक्षर पढ़े, सोहे शिथिल शरीर, गुण प्रसाद जल सुक्ति ज्यो, प्रकट अर्थ गंभीर। यानी मन में रोचकता जो उत्पन्न कर दे, ऐसे शब्दों का इसमें प्रयोग होता है। सोहे शिथिल शरीर, जो शिथिल शरीर जो सो चुका है उसमें भी जान भर देता है। गुण प्रसाद जल सुक्ति ज्यो, और जो ये गुण है प्रसाद गुण, ये जल के समान है, और प्रकट अर्थ गंभीर, और बड़ी ही आसानी से गंभीर अर्थ को प्रकट कर देता है। ये भिखारीदास जी के व्यूज हैं प्रसाद गुण के बारे में। अब यहाँ हम प्रसाद गुण के कुछ उदाहरण देख लेते हैं। उन उदाहरणों से और जल्दी आपको क्लियर हो जाएगा कि वो काव्य पंक्तियाँ कितनी आसान होती है, जिसकी वजह से आप कविता में काव्य प्रसाद गुण को इजीली ढूंढ सकते हैं।
तो पहला है, हे प्रभु आनंद दाता ज्ञान हमको दीजिए, शीघ्र सारे दुर्गुणों को दूर हमसे कीजिए, लीजिए हमको शरण में हम सदाचारी बने, ब्रह्मचारी धर्म रक्षक वीर व्रतधारी बने। देखिए पंक्तियाँ कितनी ईजी है, जिसमें पढ़ते ही हमें समझ आ गया कि अन्नदाता है उनसे वो रिक्वेस्ट कर रहे हैं और हमारे जो दुर्गुण हैं उनको समाप्त कीजिए, हमको अपनी शरण में लीजिए, हमें सदाचारी बनाइए और ब्रह्मचारी धर्म रक्षक वीर व्रती बने और धर्म की रक्षा करने वाले ब्रह्मचारी हम बने। अत्यंत सरल है, जैसा कहा गया है वैसा उसका अर्थ है। अगली है, जाकी रही भावना जैसी प्रभु मूर्ति देखी तिन तैसी, यानी जिसकी जैसी भावना है उसको सर्वत्र वैसा ही नजर सब कुछ आता है। नर हो ना निराश करो मन को, काम करो कुछ काम करो, जग में रहकर कुछ नाम करो। ये भी अत्यंत सरल है, ठीक है, कुछ करने की प्रेरणा यहाँ पर हमको दी जा रही है। अगली है, चारों चंद्र की चंचल किरणें खेल रही है जल थल में, स्वच्छ चांदनी बिछी हुई है अग्नि और अंबर तल में, यानी प्रकृति के सौंदर्य का वर्णन यहाँ किया जा रहा है, मन में प्रसन्नता उत्पन्न हो रही है। अगली है, वह आता दौड़ टू कलेजे के करता पछताता पथ पर आता, पेट पीठ दोनों मिलकर है एक, चल रहा लकुटिया टेक, मट्ठी भर दाने को भूख मिटाने को, मुंह फटी पुरानी झोली को फैलाता। और यहाँ पर भी निराला जी द्वारा ये पंक्तियाँ रचित हैं और यहाँ पर भी एक गरीब व्यक्ति की, एक भूखे, एक भिखारी व्यक्ति की भावना को यहाँ पर व्यक्त किया गया है। तो ये अत्यंत सरल है और साथ ही साथ मैं यही कहूँगी कि आपके पास अगर और भी एग्जाम्पल्स हैं, आप ज़्यादा से ज़्यादा प्रैक्टिस कीजिए। अगर आपको कोई इनके अलावा नया एग्जाम्पल मिलता है तो आप उनको कमेंट बॉक्स में जाके शेयर कीजिए, ताकि ऐसे क्या होगा कि आपने जो कमेंट में शेयर किया वो किसी और बच्चे को मिल जाएगा, तो वो उसकी हेल्प हो जाएगी और हो सकता है वो आपके लिए कुछ शेयर करे तो उससे आपकी हेल्प हो जाएगी। तो जितना ज़्यादा हम जुड़ते हैं उतना ज़्यादा ही अपने ज्ञान को हम बढ़ाते हैं। तो मैं यही कहूँगी, जैसे मैथ्स में प्रैक्टिस चाहिए होती है, हर सब्जेक्ट की प्रैक्टिस ज़रूरी है। आप जितने ज़्यादा उदाहरणों की प्रैक्टिस करेंगे उतनी आसानी से आपको समझ आएगा। अगला है ओज गुण। ओज गुण और माधुर्य गुण में सिमिलैरिटी ये होती है कि जो ओज गुण है वो माधुर्य गुण में नहीं होगा, ठीक है। जब आप इनको पढ़ेंगे तो आप क्लियर कर लेंगे बड़ी आसानी से। देखते हैं, कंफ्यूज होने की ज़रूरत नहीं है। दोबारा कह रही हूँ, नोट्स अवेलेबल हैं, चाहे तो पढ़ने के बाद अपने भी अलग से नोट्स संभाल के रखिएगा। ऐसी काव्य रचना जिसको पढ़ने से चित्त में जोश, वीरता, उल्लास आदि की भावना उत्पन्न हो जाती है, वह ओज गुण युक्त काव्य रचना मानी जाती है, ठीक है। जिसमें जोश, वीरता, एक्साइटमेंट ऐसी भावनाएं जहाँ दिखाई देती है वो ओज गुण है। ओज गुण से आपको नाम ही सुनते पता चल जाएगा, ठीक है। ओज यानी तेजस्वी, ठीक है, और माधुर्य से बहुत सॉफ्ट, मधुर, ठीक है। तो कुछ कुछ जब हम पढ़ते हैं ना तो शब्दों पे भी ध्यान किया कीजिए कि अगर आपको कोई चीज़ लर्न नहीं हो रही है तो आप उसके नामों से, जो सिमिलर नेम है और वैसी उनकी नेम के अकॉर्डिंग विशेषता है, तो उससे आपको इजीली याद हो जाता है। देखिए छात्रों, ने वीडियो के दौरान कुछ कुछ मैं आपको छोटे छोटे हिंट्स देती हूँ ना, ये याद रखने की बहुत चीज़ होती है, क्योंकि कई बार छोटी छोटी चीज़ें भी आपकी बहुत हेल्प कर जाती है आगे। कई बार क्या होता है, हमने कहीं कुछ सुना होता है और वो उस टाइम हमें शायद याद नहीं रहता, लेकिन एग्ज़ाम टाइम में हमें वो चीज़ उस दौरान याद आ जाती है। नेक्स्ट है, गौड़ी रीति की तरह इसमें संयुक्ताक्षरों, यानी जो हमारे वर्ण होते हैं, यानी जो हमारे टवर्ग होते हैं, यानी ट, ठ, ड, ढ, ड़, ये जो वर्गीय वर्ण है और जो समासिक पद एवं रेफ युक्त वर्णों का प्रयोग अधिक किया जाता है। यानी जो ओज गुण की काव्य पंक्तियाँ होगी उसमें टवर्ग वर्णों की ज़्यादा प्रचुरता होगी, जैसे ट, ठ, ड, ढ, ण, इन शब्दों का, इन वर्णों का ज़्यादा प्रयोग होगा। और जो हमारे समासिक पद होते हैं, समासिक पद, अब 9th में समस्त पद और समासिक पद पढ़कर आए हैं, समास के बारे में आप पढ़कर आए हैं। तो समासी विग्रह तब होता है जब पदों का विग्रह कर दिया जाता है, और समासिक पद होते हैं जब उनको जोड़ा जाता है। तो समास जहाँ पर होंगे और जो रेफ युक्त वर्ण होंगे वहाँ जहाँ अधिक होंगे, वहाँ पर ये 3 चीज़ें जहाँ होगी वहाँ ओज गुण विद्यमान होगा। अगला है, वीर, रौद्र, भयानक, विभत्स आदि रसों की रचना में ओज गुण ही अधिक पाया जाता है। ऑब्वियस हम वीरता की, उल्लास की, इन सब चीज़ों की बातें कर रहे हैं, जोश की, तो इन्हीं रसों में ओज गुण ज़्यादा मिलेगा। आगे आचार्य भिखारी दास ने इसका लक्षण इस प्रकार प्रकट किया है कि उद्धत अक्षर जहाँ भरे, स कट सुत मिली आई, ताही ओज गुण कहते जे प्रवी कबीराई। क्लियर है। आगे हम इसके उदाहरणों की ओर बढ़ते हैं। दोबारा यही कहूँगी, जो मेरे द्वारा उदाहरण दिए गए हैं वो भी प्रैक्टिस कीजिए, कहीं और से आपको मिलते हैं वहाँ से भी कीजिए,
और कोशिश कीजिए आप जहाँ भी वीडियो आप पढ़ रहे हो वहाँ उनके साथ उन एग्जाम्पल्स को शेयर करने की कोशिश ज़रूर कीजिए। इसका उदाहरण देखेंगे कि चिक्र ही दिग्गज डोल मही, अहिलोल सागर खर भरे, मन हरख सम गंधर्व सुम मुनि, नाग किन्नर दुख टरे, कट कढ़ी मक्कट विकट भट बहु, कोटि कोटिन धावही, जय राम प्रबल प्रताप कौशल, नाथ गुण गण गावही। सबसे पहले तो ये आसानी से समझ नहीं आई, तो पहला कंपैरिजन यही हो गया, प्रसाद गुण तो बिल्कुल भी नहीं है। ठीक है, साथ ही साथ इसमें जो रचनाएं हैं इसमें वीरता उल्लास की बात नजर हमें आ रही है, रौद्र की बात नजर आ रही है। साथ ही साथ इसमें टवर्गों का ज्यादा प्रयोग है, जैसे ट का, ठीक है, ड का, ऐसे शब्दों की यहाँ प्रचुरता हमें दिखाई दे रही है, तो आसानी से हम यहाँ इसको ओज गुण वाली काव्य पंक्तियां कहेंगे। अगला है जय चमुंड भंड भंडारी सुख खंडिनी, जय सुखत जय रक्त बीज भिंडाल भिंडिनी, जय निशुंभ शुंभ दल्लनी भनी भूषण जय जय भनिनी, सर्जा समत्स शिवराज कहे दे ही विजय जय जगजननी। अब यहाँ पर भी आप देखेंगे ड का ज्यादा प्रयोग हो रहा है। ठीक है, तो ये भी टवर्ग की श्रेणी में आता है और इजीली समझ नहीं आ रहे हैं और उत्तेजित करने वाली ये काव्य पंक्ति है। ठीक है, आवाहन जो यहाँ किया गया है काफी रौद्र रूप में किया गया है, तो यहाँ पर ओज गुण विद्यमान है। अगला है मैं सत्य कहता हूँ सखे सुकुमार मत जानो मुझे, यमराज से भी युद्ध में वीरता भरी बात की जा रही है, प्रस्तुत सदा जानो मुझे, है सारते हे द्रोण क्या, आवे स्वयं देवेंद्र भी, वे भी जीतेंगे समर में आज क्या मुझसे कभी। यहाँ पर भी अपनी वीरता प्रकट की जा रही है और हमने अभी बात की थी जहाँ वीरता भरी बात हो वहां पर हमारा औज गुण होता है। नेक्स्ट है देशभक्त वीरों मरने से नेक नहीं डरना होगा, प्राणों का बलिदान देश की वेदी पर करना होगा। अत्यंत सरल पंक्ति है और वीरता की बात यहाँ की जा रही है, तो यहाँ पर ओज गुण है। भय क्रुद्ध युद्ध विरुद्ध रघुपति त्रोसायक कसम से, कोदंड धुनि अति चंड सुनी मनुजा सब मारुद ग्रसे। अगली है दिल्ली है दहन दबाए करी, सिप सरसा निरंग संक, लुटी लियो सुरती शहर बंक करी अतिडंक। क्लियर है, जो सारी पंक्तियां हैं इसमें जो गुण की विशेषता बताई गई है वो सभी हमें इसमें दिखाई देती हैं। मैंने मैक्सिमम उदाहरणों का प्रयोग यहाँ पर किया है ताकि आपकी ज्यादा से ज्यादा डाउट यहाँ पर क्लियर कर सकूं। अगला हम माधुर्य गुण की ओर बढ़ेंगे। अब अगर आप देखेंगे कि हमने उज गुण में जो पढ़ा है वही माधुर्य गुण में उसका अपोजिट है। सबसे बड़ा कंपैरिजन यही है। अगर आपको माधुर्य और ओज गुण में डिफिकल्टी होती है तो अपनी तरफ से भी नोट्स बनाइए, जैसे कि माधुर्य गुण यानी मधुरता जिसमें पता चले, ओज गुण जिसमें उल्लास तेज वीर इन सब की बातें हो। जो ओज गुण में होगा वो माधुर्य गुण में नहीं होगा, तो यहाँ हम पढ़ेंगे तो वो सारी चीजें आपको क्लियर हो जाएंगी। हृदय को आनंद उल्लास से द्रवित करने वाली कोमल कांत पदावली से युक्त रचना माधुर्य गुण से संपन्न होती है। अर्थात ऐसी काव्य रचना जिसको पढ़कर चित्त में श्रृंगार करुणा या शांति के भाव उत्पन्न होते हैं। देखा, ये उसका अपोजिट है, वहां माधुर्य गुण होता है। वैदर्भी रीति की तरह इसमें संयुक्ताक्षरों टवर्गीय वर्णों एवं समासिक पदों का पूर्ण अभाव पाया जाता है, यानी वहां पे टवर्ग होता है, समासिक पद होते हैं और रेफ युक्त रचनाएं होती है, लेकिन यहाँ पे ये नहीं होता, अथवा अत्यल्प प्रयोग यहाँ पर बहुत ही कम, अगर जरूरत भी है पड़ रही है तो बहुत 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 कम प्रयोग यहाँ पर आपको देखने को मिलेगा। श्रृंगार हास्य करुणा शांत आदि रसों से युक्त रचनाओं में माधुर्य गुण पाया जाता है। आचार्य भिखारी दास ने इसके लक्षण बताते हुए कहा है कि अनुस्वार ओ वर्ग युक्त सबे वरण, अटवर्ग मतलब जिसमें टवर्ग ना हो, अक्षर जामे मृदु परे सो माधुर्य निसर्ग। ठीक है, आगे हम बढ़ेंगे इनके उदाहरणों के बारे में। पहला उदाहरण देखते हैं कि अमी हलाहल मलिन भरे श्वेत श्याम रतरार, जियत मिरत झुकी झुकी परत चे चितवन एक बार। बहुत श्रृंगार से भरी शांत रस की रचना यहाँ पे की गई है, तो यह माधुर्य गुण है। कंकन किंकनी नुपुर धुनी सुनी, कहत लखनदम राम हृदय गुनी, मानहु मदन तुंदुबी दिनहि, मनसा विश्व विजय कर लीन्ही। ठीक है, यहाँ पर भी शांत रस आपको दिखाई दे रहा है, यहाँ सौंदर्य श्रृंगार की बात की जा रही है। अगली पंक्ति है बतरस लालच लाल की, मुरली धरी लुकाए, यानी यहाँ पे बात की जा रही है जब गोपियों ने कृष्ण की मुरली को छुपा लिया है और सो करे भोनी हंसे देन कहीं नटी जाए, और हंस हंस कर वो इतरा रही है इठरा रही हैं, और जब कृष्ण उनसे अपनी बांसुरी के बारे में पूछ रहे हैं तो वो मना कर देती
है। तो यहाँ पर भी श्रृंगार रस है, शांत है और यहाँ पे नॉटीनेस की बात हो रही है, तो यहाँ पर माधुर्य कोमल कांत पदावली का प्रयोग यहाँ पर हुआ है, जिसकी वजह से यहाँ माधुर्य गुण है। अगला है देखी सुदामा की दीन दशा, करुणा करी के करुणा धीर हुए। यानी जब सुदामा कृष्ण के पास आए काफी समय बाद, तो करुणा करी और उन पे दया करके करुणा रिधि रोए और उनकी हालत को देखकर जो करुणा निधि श्री कृष्ण है वो करुणा करके दया कर कर रोने लगे। पानी परात को हाथ छियो नहीं, और जो पानी की परात थी वहां भरकर लाए और नैनन ही के जल सो पग धोए। और जो पानी की परात वहां रखी हुई थी उसको उन्होंने हाथ भी नहीं लगाया और अपने अश्रुओं से ही, अपने नैनों से बहने वाले अश्रुओं से ही उन्होंने सुदामा के पैरों को धोया। तो यहाँ पे शांत रस है, तो इस वजह से, और बहुत ही कोमलकांत पदावली जिसकी वजह से माधुर्य गुण है। क्लियर है? दोबारा कहूंगी, अगर आपको नहीं क्लियर होता तो डिफरेंशिएट करके बैठिए। ओज और माधुर्य, जो ओज में है वो माधुर्य में नहीं है, ठीक है। और प्रसाद तो अलग ही है, वो तो बहुत ही आसान जो पंक्तियां होती है जो इजीली समझ आ जाती है, वहां पे आपका प्रसाद गुण होता है। अगली है कहत नहट रीझत खीजत मिलत खिलत लजियात, भरे भोन में करत है नैनन ही सो बात। यहाँ भी बात हो रही है कि जो कृष्ण की बात हो रही है कि वो लजिया रहे हैं, रिजत कर रहे हैं, एक्टिंग कर रहे हैं, ठीक है। नैनन नैनन में ही यहाँ पे बात हो रही है। क्लियर है? ये पंक्तियाँ आप कई बार पढ़ चुके हैं, इसलिए मैं ज़्यादा डिटेल में नहीं बता रही हूँ। मेरे हृदय के हर्ष हा अभिमन्यु अब तू है कहाँ, दृक खोल कर बेटा तनिक तो देख हमको सबको यहाँ, मामा खड़े हैं पास तेरे तू यहीं पर है पड़ा, निज गुरुजनों के मान का तो ध्यान था तुझको बड़ा। यह भी महाभारत से उठाई गई पंक्तियां हैं जिसमें अभिमन्यु के मृत्यु के समय की यहाँ पर बात की गई है। तो यहाँ पर करुणा और एक तरीके से शांत रस की बात हो रही है, तो ऑब्वियस है यहाँ पर जो है जो आपका माधुर्य गुण है, कोमलकांत पदावली और माधुर्य गुण यहाँ सम्मिलित है। तो आशा करती हूँ ये टॉपिक यहाँ ख़त्म हो चुका है और आपको किसी तरह की कोई दिक्कत नहीं होगी, आपको ये टॉपिक अच्छे से क्लियर होगा। उसके बाद भी किसी तरह का कोई डाउट हो, कोई परेशानी हो तो कमेंट बॉक्स में जाके कमेंट कीजिए। और दोबारा कहूँगी, आपको और भी कोई एग्जाम्पल्स मिलते हैं तो आप ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए ताकि दूसरे बच्चों की भी हेल्प हो सके। और वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक कमेंट व शेयर ज़रूर कीजिए और अपने दोस्तों के साथ शेयर करना ना भूलिए। आगे और भी नोटिफिकेशंस को पाने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिए। धन्यवाद।